जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग देखेंगे बिहार की नदी तंत्र। तो आइए स्टार्ट किया जाए बिहार की नदी तंत्र। तो सबसे पहले देखिए, बिहार के नदी तंत्र पढ़ने से पहले अगर आप भारत के नदी तंत्र पढ़े हैं तो ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देते हैं, आप एक बार उसको देख लीजिए। उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत इजी लगेगा, क्योंकि उसमें नदी के बारे में बहुत बेसिक से पढ़ाए हैं तो बहुत आसान लगेगा। या उसके बाद बिहार के कुछ नदी उसमें पढ़ाए भी हैं तो और भी लिंक बैठा के पढ़ने में बहुत आपको आसानी होगा। अब आइए यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, अगर बिहार का बात किया जाए तो आप बिहार का ये मैप देख रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ उत्तर बिहार का नदी पढ़ लिया जाए, इसके बाद इसको मिटा के फिर दक्षिण बिहार का नदी पढ़ा जाएगा। आप ठीक बीच में से एक नदी जाते हुए देख रहे होंगे जिसका नाम है गंगा नदी, और गंगा नदी के इर्द गिर्द ही बिहार का जितना नदी है सभी उसका किसी न किसी कारणवश से वो जुड़ा हुआ है। अब बात किया जाए कि नदी का उपयोग क्या होता है, तो नदी का उपयोग कृषि के लिए, पानी पीने के लिए, उद्योग के लिए, यानी नदी के बिना जीवन का सोचना ही असंभव है। बिहार का जो जितना नदी है तो बिहार के प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो सभी नदी के बारे में एक एक करके देखा जाए। एक चीज़ और समझना होगा, जो उत्तर बिहार का जो नदी है ये आपका हिमालय श्रृंखला से निकल के आया है, और जो दक्षिण बिहार का नदी है ये पठारी क्षेत्र से निकल के जाके गंगा में मिला है या प्रवाहित होता है। अब यहाँ समझने वाला ये बात है कि जितना उत्तर बिहार का नदी है ये सभी बारहमासी नदी है, यानी कि एक बारहमासी कहने का मतलब क्या है कि इसमें सालों भर पानी बहता रहता है। ये सादा नीरा नदी है। इसका क्या कारण है कि देखिए, हिमालय से जब ये निकल के आता है तो हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ है वो पिघल के आता है, तो वो बारहमासी उसको पानी देता है। उसके बाद बरसात के दिन में भी ये वर्षा का पानी प्राप्त कर लेता है। वहीं पे इधर के नदी देखिएगा दक्षिण बिहार के, तो ये पठारी क्षेत्र से निकल के आता है, तो बरसात के दिन में देखिएगा कि इसमें नदी में पानी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसे देखिए गर्मी के दिनों में तो इसमें पानी बहुत कम रहता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि उत्तर बिहार के जो नदी है इसका लेंथ देखिएगा, लंबाई, तो इसके तुलना में ये लंबा होगा लोग। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर बिहार का जो नदी है इसमें हर साल बाढ़ आता है। ये बाढ़ के लिए कुख्यात है उत्तर बिहार का मैदान, क्योंकि इसमें का जो नदी आता है, एक तो ग्लेशियर के गलने के बाद उसमें पानी आता है, उसके बाद बरसात के कारण। उसके बाद देखिएगा कि ये ढलान है, ऊपर से मान लीजिए चट्टान से आप उतर रहे हैं नीचे, तो वैसे ही नदी भी तो चट्टान से नीचे उतरता है, तो ये ढलान है, तो बहुत स्पीड में इधर के नदी आता है लोग, तो वहाँ पे हर साल बाढ़ लेके आता है लोग उत्तर बिहार के मैदान में। इसका घाटा होता है, साथ में इसका कुछ फ़ायदा भी है, क्योंकि जब हर साल बाढ़ इधर आता है तो जब नदी आता है लोग तो अपने साथ बहुत सारा निक्षेप लेके आता है लोग, यानी छोटा छोटा कण, बुरादा टाइप का। और जब बाढ़ आता है तो सभी उत्तर बिहार का जो मैदान है उस पर 1-2 सेंटीमीटर का एक निक्षेपित कर देता है लोग, जिससे क्या होता है कि नवीन जलोन्नति प्राप्त हो जाता है। और वहीं पे देखिएगा दक्षिण बिहार में तो ये इधर उतना बाढ़ आता ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ इधर देखिएगा कि इधर आपको जलाशय ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद आपको झील ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इधर रूखर सुखर जो मिट्टी है, पठारी क्षेत्र है, ऊंचा नीचा ऐसे करके, तो इधर आपको जलाशय देखने को मिलता है। इधर आप देखिएगा कि इधर पानी के कभी कभी नहीं होता है, तो आप इससे लिंक करके बैठाइएगा तो देखिएगा कि उत्तर बिहार में क्या होता है कि कृषि के लिए जो उपयुक्त है, उत्तर बिहार का जो मैदान है कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे उसमें खाद हर साल मिलता है। और वहीं पे अगर इधर बात किया जाए तो ये कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कृषि होता है। अब यहाँ पे ये समझने वाला बात है कि इधर दक्षिण बिहार के जितना ये क्षेत्र है, इधर आप देखिएगा कि कारखाना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद ईख का खेती बहुत ज़्यादा होता है। साथ में देखिएगा कि बहुत सारा रासायनिक तत्व यहाँ पे प्राप्त होता है, मिनरल प्राप्त होता है, सोना भी इधर प्राप्त होता है, मतलब बहुत सारा देखिएगा कि
अभ्रक हो गया, सोना हो गया, चांदी, तो ये सब प्राप्त होता है इधर। तो इधर आसानी से आप देखिएगा कि इधर कल कारखाना बैठाया जा सकता है। और इधर अगर कल कारखाना बैठाना होगा तो कृषि से संबंधित बैठाइए तो ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सब आप लिंक बैठा के पढ़िएगा, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नदी क्या होता है, उसका सहायक नदी क्या होता है, ये सब जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके एक बार उसको पढ़ लीजिए। नदी के बारे में कोई भी प्रश्न आपके जहन में नहीं रहेगा। अब आइए बिहार के नदी के बारे में पढ़ा जाए। तो ये आप देखिएगा कि ये गंगा नदी है, और ये आपका दक्षिण का मैदान हो गया, और ये आपका उत्तर का मैदान हो गया। ये आपका उत्तर का या उत्तर बिहार का मैदान हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर बिहार के जितना नदी है उसके बारे में पढ़ लिया जाए। तो आइए देखा जाए। तो सबसे पहले देखिए, जब ये आपका पूर्वी साइड हो गया, ये पूर्वी बिहार, और ये आपका पश्चिमी बिहार हो गया, पश्चिमी बिहार। अब देखिए पश्चिम के बिहार से ही इधर से चलेंगे लोग। तो सबसे पहले तो आपको एक क्रम याद रखना होगा, क्योंकि अगर क्रम से सजाने के लिए दे दिया तो जब तक आप मैप पे नहीं पढ़ रहिएगा तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले सरयू, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए कि केवल गंडक किसका उपनाम है। तो केवल गंडक गंडक का ही उपनाम है। तो यहाँ पे बूढ़ी गंडक नहीं भरना है। तो सरयू, गंडक और बूढ़ी गंडक 3 गो याद कर लिए। उसके बाद इधर से 3 गो याद कर लीजिए। सबसे लास्ट में महानंदा, उसके बाद बलान, कमला, ऐसे करके बागमती और कोसी। तो सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, महानंदा। इसमें देखिएगा कि सबसे पश्चिमी जो बिहार में नदी एंट्री लेता है सरयू लेता है, और सरयू का नाम ही घाघरा है, क्योंकि जब ये नेपाल से जब ये प्रवाहित होता है तो बहुत स्पीड में प्रवाहित होता है, धारा प्रवाह प्रवाहित होता है। तो घगर का मतलब ही होता है बहुत स्पीड में प्रवाह होना। तो इसीलिए इसे घगर नदी के नाम से भी या घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये देख लिए। तो ये 3 गो याद कर लीजिए, इधर से 3 गो। बाकी अगर कभी भी सजाने के लिए देगा तो आप लिंक बैठा के आसानी से सजा दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरयू नदी के बारे में ही। यहाँ पे एक एक करके लिख भी दिए हैं, आपको आसानी होगा। उससे पहले थोड़ा सा देख लिया जाए यहाँ पे बिहार की नदियाँ। गंगा के उत्तर मैदान की नदियाँ में अगर देखिएगा तो इसमें भी आपको याद रहना चाहिए, जिसमें आप देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा। गंगा की दक्षिण मैदान के नदी में देखिएगा कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फल्गु तथा किउल। तो ये आपको याद होना चाहिए इतना। अब आइए सरयू नदी के बारे में देखा जाए। तो सबसे पहले सरयू नदी से यही आपको याद रखना है कि सरयू नदी का उपनाम घग्गर या घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नम्पा से होता है, जो कि नेपाल में पड़ेगा। तो ये याद रखना है। और कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सरयू नदी का नाम घग्गर क्यों रखा गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रवाहित होने के कारण ही इसका नाम घग्गर रखा गया है। तो इसका तो उद्गम हम लोग देख लिए लोग। अब इसका बात किया जाए कि ये कहाँ पे मिलता है बिहार में, तो ये यूपी होते हुए आता है और सिवान जिले के समीप बिहार में प्रवेश करता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि सिवान जिला से ये प्रवेश करता है और छपरा में आके ये इसमें समाहित हो जाता है गंगा नदी में। तो ये आपका जो है ये छपरा है, तो ये जरूर याद रखना है। छपरा में आके ये समाहित हो जाता है। इधर से देखिएगा कि इधर से सोन भी जाके इसमें समाहित हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझने वाला बात है, बाद में भी समझेंगे लोग। उसके बाद अगर बात किया जाए यूपी बिहार का ये सीमा बनाता है। तो ये आप देखिएगा कि जब ये यहाँ से एंट्री लेता है तो कुछ दूर तक ये यूपी बिहार का सीमा का निर्माण करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो कुछ दूरी तक सरयू नदी यूपी बिहार का सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये जरूर याद होना चाहिए।
अगर लंबाई का बात किया जाए तो 1180 किलोमीटर है, लेकिन बिहार का सबसे लंबी नदी नहीं है जो यहाँ पे प्रवाहित होता है, तो ये आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो गंडक नदी आता है। गंडक नदी का अगर उद्गम देखा जाए तो अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला से होगा, जो कि नेपाल में पड़ेगा। तो इसका भी उद्गम नेपाल से ही होता है। और ये कहाँ पे आके मिल जाता है, तो देखिए अन्नपूर्णा, मानमोट और ये कुतांग जगह है जो कि नेपाल में पड़ेगा, वहाँ से इसका उद्गम हुआ। गंडक नदी 7 धाराओं से मिलके बना है, तो ये आपको याद रखना है कि ये 7 धाराओं से मिलके बना है, जिसमें देखिएगा कि काली गंडक और नारायणी या नारायणी गंडक इसमें प्रमुख है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका प्रमुख नदी कौन सा है, तो काली गंडक या नारायणी गंडक। उसके बाद अगर बात किया जाए कि कुछ दूर भारत नेपाल का सीमा ये भी बनाता है, तो ये आपको जब मैप देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत का मैप देखिएगा तो ये यूपी बिहार का सीमा बनाता है और ये भारत नेपाल का। अगर बात किया जाए, नेपाल में इसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, या कहें कि नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है जो बिहार से सटा हुआ है, वहाँ पे इसको शालिग्राम नाम दिया गया है। वहीं पे अगर बात किया जाए कि ये गंगा में कहाँ आके मिलता है, तो पलेहेजा घाट है जो कि पटना में पड़ेगा, और वहाँ पे ये आके गंगा में समाहित हो जाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिए बूढ़ी गंडक ये आपका आ रहा है, जो कि ये सोमेश्वर श्रेणी के उत्तरी क्षेत्र से या पश्चिमी क्षेत्र से बात किया जाए कि ये निकल के आता है। इसका भी उद्गम नेपाल में ही होता है। हालांकि सोमेश्वर श्रेणी जो है ये बिहार में भी पड़ता है, पश्चिम चंपारण में, और नेपाल में भी पड़ता है। तो नेपाल वाला क्षेत्र से ये निकल के आता है, और ये निकल के आता है और ये कहाँ पे समाहित हो जाता है। तो देखिए इसमें एक चीज़ और समझना है कि बागमती नदी है, तो उसका एक धारा इसमें आके समाहित होता है। तो बूढ़ी गंडक का देख लिया जाए तो देखिए इसका उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से, जो कि विश्व भरतपुर चौर से ये निकल के आता है। पश्चिम चंपारण से ये प्रवेश करता है तथा मुंगेर में आके गंगा में समाहित हो जाता है। तो ये मुंगेर में आके समाहित हो गया गंगा नदी में। ये पलेहेजा घाट में समाहित हो गया। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखा जाए बागमती नदी, इसका उद्गम देखिएगा महाभारत श्रेणी से, जो कि नेपाल में ही पड़ेगा। महाभारत श्रेणी जितना है ये सब नेपाल में है, तो नेपाल में पड़ेगा। इसका 2 भाग हो जाता है। एक धारा दाहिनी बूढ़ी गंडक में जाके मिल जाता है, तो देखिए एक धारा ये बूढ़ी गंडक में आके मिला है, और दूसरा जो धारा है इसका ये कमला नदी में जाके मिल जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बागमती नदी है ये 2 धारा में जब प्रवाहित होता है तो एक किधर जाके मिलता है और एक किधर जाके मिलता है। तो दायां इसका जो धारा है ये आपका बूढ़ी गंडक में, और बायां जो है ये कमला में जाके मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा कि ये खोरमार घाट में, जो कि खगड़िया में पड़ेगा, वहाँ पे जाके ये गंगा में जो इसका मुख्य धारा होगा वो जाके समाहित हो जाएगा। तो इसको 3 भागों में बांट के समझ लेना है। इसके बाद जो ये नदी है ये आप देख रहे हैं महाभारत श्रेणी से निकल रहा है, ये कमला नदी है। और कमला नदी का उद्गम देखिए महाभारत श्रेणी से ही होता है। मिथिलांचल क्षेत्र में सबसे पवित्र नदी और सबसे उपयोगी नदी इसे माना जाता है कमला को। मिथिलांचल में कमला को कमला देवी के नाम से जाना जाता है, इसका पूजा किया जाता है। बात किया जाए वहीं पे गंगा नदी के बाद ये सबसे पवित्र नदी है मिथिलांचल लोगों के लिए। तो ये आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मिथिलांचल में गंगा के बाद सबसे पवित्र नदी कौन सा है। उसके बाद बात किया जाए कोसी नदी, तो कोसी नदी का देखिएगा कि कोसी 7 नदियों से मिल के बना है, इसीलिए इसका जो उद्गम स्थल है उसका नाम रखा गया है सप्तकोशिकी। तो सप्तकोशिकी से इसका उद्गम होता है, जो कि नेपाल में है। 7 धाराओं से मिलके बना है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि बिहार का सुख, बिहार का दुखी आत्मा, उसके बाद बिहार का अभिशाप, ये सब इसका नाम दिया गया है। और इसका नाम क्यों दिया गया है तो समझिए,
जैसे ये नेपाल से आता है तो 7 नदियों के मेल से बना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसका प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब बिहार में प्रवेश करता है तो धारा प्रवाह प्रवाहित होता है और जितना बांध उंध रहता है सब तोड़ ताड़ के यहाँ पे हर साल बाढ़ लेके आता है, बहुत सारा हानि होता है, साथ में मिट्टी का निर्माण भी करता है नवीन जलोढ़ का। तो फायदा भी है और घाटा भी है, लेकिन याद रखना है कोसी जो नदी है सबसे भयानक नदी है बिहार में। वहीं पे मुहासा का अगर बात किया जाए तो काढ़ा गोला जो कि पूर्णिया में पड़ेगा, वहाँ पे जाके ये गंगा नदी में समाहित हो जाता है। और वहीं पे बात किया जाए तो उत्तर बिहार का ये सबसे लंबी नदी है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो कोसी ही है 120 किलोमीटर, और ये पूर्णिया में आके गंगा नदी में मिलता है। तो इस प्रकार कोसी नदी से जितना क्वेश्चन आएगा ये हम बता दिए। इसके बाद एक बलान नदी है, तो बलान नदी से क्वेश्चन एक ही आया है अभी तक, जिसमें पूछा था कि कोसी और महानंदा के बीच में कौन सा नदी प्रवाहित होता है, तो बलान नदी प्रवाहित होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट जो उत्तर बिहार की नदी है, अगर पूर्वी साइड से देखा जाए तो ये प्रथम पड़ता है, और पश्चिम से देखा जाए तो ये लास्ट पड़ता है। तो अगर बिहार का बात किया जाए कि बिहार के सबसे पूर्वी में कौन सा नदी है, तो महानंदा ही है। और महानंदा का उद्गम जो स्थल है ये भी नेपाल में है, और नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकल के आता है ये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला ये बात है कि ये सबसे लास्ट में नदी है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है कि गंगा जो नदी है पश्चिम बंगाल में जाने से पहले इसमें बिहार में कौन सा नदी आके इसमें समाहित होता है, तो वो महानंदा ही है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, उद्गम इसका महाभारत श्रेणी, संगम कटिहार के निकट गंगा में आके समाहित होता है। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलता है। तो इस प्रकार देखिएगा कि उत्तर बिहार के नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं लोग। अब इसको मिटा के और दक्षिण बिहार के नदी आपको पढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग उत्तर बिहार के नदी के बारे में पढ़े हैं लोग, अब हम लोग दक्षिण बिहार के नदी के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो आइए देखा जाए दक्षिण बिहार के नदी। तो देखिए, दक्षिण बिहार के नदी देखने से पहले थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में देख लिया जाए, ताकि और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो गंगा नदी निकलता है उत्तराखंड में, भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलके ये गंगा नदी का निर्माण होता है। बिहार में देखिएगा कि चौसा के जगह पे ये एंट्री लेता है, यानी चौसा में ये बिहार में घुसता है। चौसा जगह जो पड़ेगा ये बक्सर में पड़ेगा, तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ये एंट्री लेता है, और यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसमें एक देखिए दक्षिण बिहार का हिस्सा और एक ऊपर वाला ये उत्तर बिहार का हिस्सा। तो उत्तर बिहार के जो नदी था हम लोग पढ़ लिए हैं लोग। अब दक्षिण बिहार के बारे में पढ़ना है। यहाँ से अगर देखिएगा कि पूरे गंगा नदी का अगर लेंथ देखिएगा तो 2525 किलोमीटर है। अगर वहीं पे बिहार में इसका लेंथ का बात किया जाए तो बिहार में 445 किलोमीटर याद रखिएगा ये प्रवाहित होता है। अगर बिहार में गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी का बात किया जाए तो सबसे बड़ा सहायक नदी सोन है, लेकिन अगर वहीं पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर बिहार में सबसे बड़ा सहायक नदी, तो वो हो जाता है कोसी। तो ये इस तरह आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल में जाके एंट्री ले लेता है, और पश्चिम बंगाल में मेघना नाम से प्रवाहित होता है। तो ये तो हम लोग भारत का जो गंगा नदी के बारे में पढ़े थे लोग, भारत के नदी तंत्र में, तो उसमें अच्छी तरीके से पढ़े थे लोग, तो उसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद अब आ जाइए दक्षिण बिहार में। उत्तर बिहार के तुलना में दक्षिण बिहार में नदी कम होगा, क्योंकि देखिए उत्तर बिहार का जो नदी तंत्र है वो हिमालय से निकल के आता है लगभग सभी नदी, और दक्षिण बिहार में देखिए पठारी से निकल के आता है। तो इधर के नदी में पानी कम रहता है, और ये मौसमी नदी है जो कि सालों भर इसमें पानी नहीं रहता है। वहीं पे उत्तर बिहार में सालों भर पानी रहता है। दक्षिण बिहार के नदी में देखिएगा कि उतना ये बाढ़ लेके नहीं आता है, लेकिन फिर भी 1-2 ऐसा नदी है जो कि बाढ़ कुछ हद तक लेके आता है, जिसमें सोन देखिएगा, उसके बाद इधर पुनपुन देखिएगा तो थोड़ा बहुत बाढ़ आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। इधर खनिज का क्षेत्र ज़्यादा है, इधर कृषि का भूमि ज़्यादा है। तो अब आइए इधर देखा जाए तो देखिए सबसे पहले ये कर्मनाशा नदी याद रखना है।
कर्मनाशा नदी अगर बात कीजिएगा कि ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, जो कि आपके एमपी और छत्तीसगढ़ के सीमा के आसपास में पड़ेगा। तो एमपी में ही पड़ता है ज़्यादातर, तो यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। और ये एंट्री लेते हुए कुछ हद तक यूपी और बिहार के सीमा का निर्माण करता है। और चौसा जो जगह है, तो जहाँ पे गंगा नदी एंट्री लेता है, वहाँ से 2-4 किलोमीटर बाद ये भी चौसा के स्थान पे भी जाके ये गंगा में सम्मिलित हो जाता है, यानी कि इसका संगम गंगा में हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कर्मनाशा नदी का संगम हम लोग देख लिए, उत्तर बिहार और यूपी का सीमा बनाता है, ये भी देख लिए। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है कि जो कर्मनाशा नदी है, इसे अशुभ माना जाता है बिहार में, इसमें स्नान नहीं किया जाता है। यहाँ पे अशुभ क्यों माना जाता है, तो इसका अलग कहानी है, लेकिन हम लोग को इतना ही जानना है कि इसे अशुभ माना जाता है। अपवित्र माना जाता है। इसमें माना जाता है कि अगर आप स्नान कीजिएगा इस नदी में, तो जो आपका कर्म है वो नाश हो जाता है। तो कर्म नाश करने वाला नदी है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये कहाँ पे है। तो ये हम लोग पढ़ लिए कर्मनाशा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोन नदी। सोन नदी का एक और नाम है सोनभद्र, तो याद रखना है, सोनभद्र कहिए या सोन नदी कहिए। इसका उद्गम का बात किया जाए तो अमरकंटक के पहाड़ी, जो कि मैकाल पर्वत श्रृंखला का ही एक पर्वत है, वहाँ से निकलता है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के आसपास में ही पड़ता है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में निकलता है। ये कैमूर पठार से दक्षिण से प्रवेश कर गंगा सोन दोआब बनाता है, जो दक्षिण बिहार के सबसे उपयुक्त कृषि लायक भूमि बनाता है, सबसे उपजाऊ भूमि बनाता है। तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिण बिहार में कौन सा दोआब है जहाँ पे सबसे उपजाऊ कृषि भूमि बनाता है। तो ये आपका सोन नदी हो गया, और ये हो गया गंगा नदी। तो गंगा और सोन का ये जो देखिएगा जगह इसके बीच में, तो ये क्या करता है कि एक बहुत बड़ा उपजाऊ भूमि ये निर्माण करता है। ये दोआब है गंगा और सोन का। जो सोन नदी है ये कहाँ पे मिलता है, तो हरदी छपरा में मिलता है, जो कि दानापुर में, और दानापुर है ये पटना में। तो ये याद रखना है कि इसका पटना में संगम हो जाता है गंगा नदी में। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, पुनपुन नदी के बारे में पढ़ना है। तो पुनपुन नदी का उद्गम देख लीजिए, छत्तीसगढ़ और एमपी के सीमा से अमरकंटक के पहाड़ी से ही होता है इसका भी। तो ये अगर पुनपुन का अगर बात किया जाए कि संगम कहाँ पे होता है, तो ये फतुहा में होता है। और फतुहा कहाँ पड़ेगा, तो ये पटना में पड़ेगा। तो इसका भी संगम पटना में हुआ। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ से अगर क्रम से सजाने के देगा, पश्चिम से पूर्व के तरफ या पूर्व से पश्चिम के तरफ, तो ज़्यादा चांस है कि यही 3 नदी का देगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे अगर पश्चिम में देखिएगा तो कर्मनाशा, उसके बाद सोन आता है, उसके बाद पुनपुन आता है। तो इस प्रकार तीनों नदी को याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व के तरफ। इसके बाद अगर बात किया जाए कि कौन सा नदी आएगा, तो इसके बाद हम लोग को फल्गु नदी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद किउल नदी के बारे में पढ़ना है। तो फल्गु नदी का नाम है इसका फल्गु नदी, निरंजना नदी या लीलाजन नदी। अब ये तीनों नदी का नाम आपको याद रखना है, यानी कि एक ही नदी है तीनों, इसका नाम है 3। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका उद्गम स्थल तो छोटा नागपुर का पठार, जो कि आपको झारखंड में पड़ेगा। तो याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल जो फल्गु नदी है, ये झारखंड से इसका उद्गम होता है, छोटा नागपुर से। और ये कहाँ पे जाके मिलता है, तो टाल क्षेत्र जो है, पहले मोहना नदी में ये मिल जाता है, और मोहना नदी मिलने के बाद इसका एक विशाल रूप हो जाता है। और जो गंगा नदी का ये टाल क्षेत्र है, यहाँ पे जाके ये मिल जाता है। फल्गु नदी किस लिए फेमस है, तो प्रीत पक्ष के दौरान स्नान किया जाता है और पिंडदान दिया जाता है, जिससे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाता है, उनकी आत्मा को शांति मिलता है। तो ये बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देश विदेश सभी जगह से यहाँ पे आते हैं लोग पिंडदान करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके कारण गया फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को इसी नदी के किनारे पे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है इतिहास से जोड़ के, गौतम बुद्ध से भी ये संबंधित नदी है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग को पढ़ना है तो अजय नदी के बारे में पढ़ लिया जाए। अजय नदी का अजमावती या अजमती नदी भी कहा जाता है।
इसका उद्गम देखिए तो जमुई डिस्ट्रिक्ट से होता है, जो कि गया के बगल में है। जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है भटपाड़, वहाँ से होता है। और इस यहाँ पे पढ़िएगा कि ये पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए जमुई जगह है और यहाँ से ये प्रवाहित होता है और बिहार को क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में जाके गंगा में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सकरी नदी, इसका उद्गम का बात किया जाए तो छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड से होता है। ये किउल नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। तो ये आपको याद रखना है कि सकरी नदी भी बिहार में है और दक्षिण बिहार में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि जो ये सकरी नदी है उत्तर बिहार में प्रवाहित होता है कि दक्षिण बिहार में, तो ये दक्षिण बिहार में प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ से अजय नदी से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। ये पूछता है कि कौन सा ऐसा नदी है जो जमुई से निकल के पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी में ये समाहित होता है। इसमें का लास्ट नदी जो हम लोग को पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आता है किउल नदी। किउल नदी वही नदी है जिस पे महावीर ने ज्ञान प्राप्त किए थे। इसे रिजुपालिका नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल देखिएगा तो हजारीबाग, ये आपका झारखंड में पड़ेगा। खमीरडीहा से ये निकलता है, हजारीबाग के खमीरडीहा। किउल नदी के अगर संगम का बात किया जाए तो ये टाल क्षेत्र में जाके ये समाहित हो जाता है, जिसमें देखिएगा कि इसमें फल्गु, होरहर, पंचाले और सकरी ये सभी नदी इसका सहायक नदी है। ये आप देखिए किउल नदी यहाँ से निकला इधर से और जाके टाल क्षेत्र जो कि गंगा नदी में है का क्षेत्र पड़ता है 8 से 10 किलोमीटर, और वहीं पे इसका समाहन हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए कि दक्षिण बिहार का जितना नदी था हम लोग पढ़ लिए लोग। इसके अलावा इसी वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कुछ और भी। तो जैसे बिहार के प्रमुख झरने या जलप्रपात, तो जलप्रपात या झरना क्या होता है, तो देखिए जैसे कि नदी प्रवाहित हो रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों से जब नदी नीचे गिरता है तो उसी को झरना बोला जाता है या जलप्रपात बोला जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बिहार में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो 2-3 हैं वो भी दक्षिण बिहार में देखने को मिलता है, उत्तर बिहार में देखने को नहीं मिलता है। उत्तर बिहार में क्यों देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उत्तर बिहार मैदानी भाग है और दक्षिण बिहार देखिए ये पथरीला भाग है। इधर पहाड़ भी, पर्वत भी मिलता है, जिसके कारण यहाँ से जलप्रपात प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले काकोलत जलप्रपात, ये आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। उसके बाद दुर्गावती जलप्रपात जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। वहीं पे जियार कुंड, ये जलप्रपात जो मिलता है फुलवरिया नदी पे मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से 2 से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, दुर्गावती और काकोलत जलप्रपात। तो काकोलत से तो बार बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख जल कुंड। इसमें जल कुंड का क्या मतलब होता है, तो आप आसपास में तालाब वालाब देखते होंगे तो वही जल कुंड है जहाँ पे जल का बहुत सारा एक कुंड हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ गर्म जल कुंड होता है, कुछ ठंडा जल कुंड होता है। यहाँ पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट में जल कुंड ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक राजगीर का देख लिया जाए सबसे पहले। तो राजगीर में देखिएगा सप्तकुंड, या इसी का नाम है सप्तधारा। उसके बाद सूर्य कुंड, उसके बाद मरदुम कुंड, उसके बाद ब्रह्मण कुंड, उसके बाद नाना कुंड। ये 5 याद रखना है। ये आपका राजगीर में प्राप्त होता है। और वहीं पे बात किया जाए कि मुंगेर में, तो मुंगेर में देखिएगा कि लक्ष्मण कुंड, उसके बाद रामेश्वरम कुंड, गौतम कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड। इसमें लक्ष्मण, राम, सीता ये तो तीनों याद रहेगा आसानी से मुंगेर में। तो इस प्रकार हम लोग नदी तंत्र बिहार का देख लिए लोग। नहर है तो वो कृषि में पढ़ा जाएगा, कृषि के अंतर्गत ही नहर आएगा। नहर कुआं हो गया, कैसे बिहार में कृषि किया जाता है तो कैसे उसको सिंचित किया जाता है, तो ये सब कृषि में देख लिया जाएगा। यहीं पे समाप्त कर दिया जाए जो नदी तंत्र है। जय हिंद।